लाइफ प्रोसेस, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है। बेसिक फंक्शन परफॉर्म्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर सर्वाइवल एंड बॉडी मेंटेनेंस आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। मतलब वो सारे के सारे फंक्शन, बेसिक फंक्शन जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने सर्वाइवल के लिए या फिर अपने बॉडी के मेंटेनेंस को बनाने के लिए जो भी फंक्शन को परफॉर्म करती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस कहते हैं। अब लाइफ प्रोसेस में जो कुछ इंपॉर्टेंट है, वैसे तो आपके बहुत सारे हैं, तो उसमें आपका हो गया न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। तो ये सारे के सारे आपके डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस हैं जो कि जो हर किसी के बारे में आप एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ोगे, और हर एक चीज़ में जो छोटी छोटी बातें हैं ना, वो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि आपको पता है कि आपका जो लाइफ प्रोसेस में फर्स्ट हमने पढ़ा न्यूट्रिशन के बारे में, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या होता है आपका न्यूट्रिशन और ह्यूमन में किस तरीके से होता है। अमीबा वाला क्वेश्चन आपका आता है, तो उसको भी लेकर हम करेंगे। न्यूट्रिशन इट इज़ अ प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म टेक्स अप न्यूट्रिएंट्स इन द फॉर्म ऑफ फूड, डाइजेस्ट, एब्जॉर्ब, ट्रांसपोर्ट एंड यूटिलाइजेस न्यूट्रिएंट्स एंड रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट। तो न्यूट्रिशन आपका क्या है, कंप्लीट प्रोसेस है। सिर्फ खा लेना न्यूट्रिशन नहीं कहलाता, इसमें आपकी सारी की सारी प्रोसेस है कि सबसे पहले हम न्यूट्रिशन को ले रहे हैं, उसके बाद उसका डाइजेस्ट कर रहे हैं, फिर हमारी बॉडी उसे एब्जॉर्ब करके पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन करवा रही, फिर वो जो पर्टिकुलर न्यूट्रिशन है वो हमारी बॉडी में यूटिलाइज हो रहा है, और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बच रहा है उसे हम रिमूव कर रहे हैं। तो ये पूरी की पूरी जो प्रोसेस है उसको मिलाकर आपका बनता है न्यूट्रिशन की प्रोसेस। अब हम बात करते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में आपके दो टाइप के न्यूट्रिशन है, एक तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, दूसरा आपका हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉफिक जो आपका, इट इज़ अ काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो एक ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद सिंथेसाइज करता है या फिर खुद बनाता है, तो उसको हम ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। एग्जाम्पल में सारे के सारे जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस की हेल्प से अपना खाना जो है वो खुद बनाते हैं, तो वो आपके हो गए ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेकेंड है आपका हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, द काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डू नॉट पजेस द एबिलिटी ऑफ इस टाइप का न्यूट्रिशन है, तो जिसमें ऑर्गेनिज्म के पास ऐसी एबिलिटी नहीं होती है कि वो अपना खाना खुद बना सके, और इसलिए वो क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं ऑटोट्रॉफ्स पे, या तो उनके डायरेक्टली उसे ही खाते हैं या फिर इनडायरेक्टली। अगर हम बात करें जैसे यहाँ पे टाइगर या फिर लोयन की, तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे टाइगर की। जैसे आपका टाइगर है तो वो पर्टिकुलर डायरेक्टली ऑटोट्रॉफ, मतलब कि प्लांट को तो नहीं खाता, लेकिन प्लांट को किसने खाया, रैट ने खाया, कैट ने खाया और डियर ने खाया, लेकिन उस चीज़ों को क्या खाता है, ये टाइगर खाता है। तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली जितने भी हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डिपेंड करते हैं ऑटोट्रॉफ पे। अब नेक्स्ट चलते हैं हमारे जो जितने भी ग्रीन प्लांट है वो अपना जो फूड को प्रिपेयर करते हैं, तो वो एक प्रोसेस होता है जिसको हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, और ये आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे होगे। उसके डेफिनेशन में कुछ खास चेंज नहीं किया मैंने यहाँ पर, हालांकि इसके डेफिनेशन थोड़े से अगर हाई लेवल करोगे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन ये एग्जाम में मोस्टली पूछते नहीं है, और पूछते भी है तो नॉर्मल ये डेफिनेशन भी वैलिड माना जाता है, इसलिए हम टिपिकल की तरफ बिल्कुल भी मूव नहीं करेंगे। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ग्रीन प्लांट अपना खाना खुद बना ले, किसकी हेल्प से, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर की हेल्प से, जबकि प्रेजेंस होना चाहिए क्लोरोफिल और सनलाइट की। तो उस पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कहते हैं। ये फोटोसिंथेसिस का पूरा का पूरा रिएक्शन है, इसको भी अच्छी तरीके से करना है। हालांकि ये मैंने सेकेंड या थर्ड चैप्टर में भी कवर कराया था, तो वहाँ से आपको जब भी आपको फोटोसिंथेसिस अगर क्लास 10th में अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, तो उसमें आपको रिएक्शंस तो लिखना ही पड़ेगा, तभी वो क्वेश्चन कंप्लीट माना जाएगा, क्योंकि अब आपका जो लेवल है थोड़ा सा हाई है, तो इसलिए आपको वहाँ पे रिएक्शन लिखना बहुत ही नेसेसरी होगा। अब बात करते हैं कि फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है वो परफॉर्म कौन करता है, तो परफॉर्म करता है लीफ। लीफ के अंदर क्या होता है, स्टोमेटा। तो स्टोमेटा को आपका जानना बहुत ज़रूरी है। स्टोमेटा का आपको पूरा का पूरा स्ट्रक्चर भी देख लेना चाहिए, क्योंकि वो प्रैक्टिकल बेस्ड जो क्वेश्चन आपके बनते हैं वहाँ पे उस चीज़ का बहुत ही इंपॉर्टेंस है। और वैसे मैंने प्रैक्टिकल्स के भी क्वेश्चन अपलोड किए हुए हैं, तो आप जब प्लेलिस्ट देखोगे तो वहाँ से भी आप उसको देख सकते हो। तो बात करते हैं स्टोमेटा की। द स्मॉल पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। तो लीव्स के जो सरफेस पे छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस के टाइम पे गैसियस एक्सचेंज का काम करवाता है। अब नेक्स्ट आपका है क्या, गार्ड सेल्स। अ सेल विच कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर्स ऑफ द लीव्स। मतलब जो पत्तियों में जो पोर्स का खुलना या फिर बंद होना को जो कंट्रोल करने का काम करता है, वो कौन करता है, गार्ड सेल्स। और इसी के अंदर क्लोरोप्लास्ट भी होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, और वही एक रीजन है जिसकी वजह से प्लांट किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। और ये क्लोरोफिल ही एक ऐसा
अ, आप ये मान सकते हो केमिकल है जो कि क्या करता है, सनलाइट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का काम करता है। अब यहाँ पर देखिए न्यूट्रिशन इन अमीबा काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अमीबा जो अपने किस तरीके से न्यूट्रिशन को परफॉर्म करता है। तो सबसे पहले जो अमीबा क्या करता है, इसको आप पर्टिकुलर आपको डायग्राम भी बनाना पड़ेगा कि फर्स्ट में ये करता है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसको पर्टिकुलर आपको प्रिपेयर कर लेना है, क्योंकि एग्जाम में 2 मार्क्स का प्रैक्टिकल बेस्ड में पूछ सकते हैं और कभी उनका मन करे तो नॉर्मल में भी, क्योंकि ये बुक में भी और प्रैक्टिकल का भी पार्ट है। तो अमीबा सबसे पहले फूड को सेंस करता है, फिर साइटोपोडिया की हेल्प से वो अपने मतलब फूड को क्या कर लेता है, सराउंडेड कर लेता है, पूरा कवर कर लेता है। उसके बाद फूड को इनक्लोज कर लिया जाता है इन अ फूड वैक्यूल में। उसके बाद जो उसके अंदर एंजाइम्स होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, वो सीक्रेट होते हैं फूड वैक्यूल में। उसके बाद फूड को डाइजेस्ट किया जाता है और जो भी अनडाइजेस्टेड वेस्ट है उसको यहीं से ये एक्सपेल कर देता है। तो ये जो अमीबा का जो न्यूट्रिशन है वो किस टाइप का न्यूट्रिशन है, होलोजोइक न्यूट्रिशन है। तो इस चीज़ को भी आपको याद रखना है हर चीज़ को, क्योंकि अमीबा थोड़ा सा आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए अमीबा को हमने स्पेशली कवर किया है। और हम डायरेक्टली चलेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में कि ह्यूमन किस तरीके से पूरा न्यूट्रिशन की प्रोसेस किस तरीके से परफॉर्म करता है। तो ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, अगर आपसे डायग्राम पूछे तो आप सबसे सिंपल डायग्राम मैं आपके यहाँ पर लेकर आई हूँ, क्योंकि इस बहुत जगह आपको टिपिकल डायग्राम देखने को मिलेंगे, बट यहाँ पर काफ़ी ईजी वे में सब कुछ बनाया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर वैसे तो माउथ से स्टार्ट होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, माउथ के बाद ऑसोफेगस में जाता है, ऑसोफेगस की हेल्प से स्टमक में जाता है। उसके बाद मेन बात अगर हम करें तो यहाँ से तो जूसेस वगैरह सीक्रेट होते हैं और जो कि हमारे डाइजेस्टिव में काम करते हैं। फिर उसके बाद आपका जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन और लास्ट में रेक्टम। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको देखना है। और अगर आपको कंप्लीट 4 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो उसमें सारी चीज़ें आपको प्रोसेस वाइज आपको सब कुछ लिखना पड़ेगा, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और बाकी इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन भी पूछते रहते हैं जूसेस को लेकर या फिर एक अलग अलग पार्ट को लेकर, तो उस चीज़ को भी आपको यहाँ से कवर हो जाएगा। तो हम बात करते हैं सबसे पहले माउथ, जो डाइजेशन होता है वो माउथ से शुरू होता है। सबसे पहले फूड को क्या करता है, छोटे छोटे पीसेज में तोड़ा जाता है, जिसमें कि टीथ भी उसमें हेल्प करता है। और उसके अलावा जो सेलेब्री अमाइलस होते हैं वो भी फूड को और ज़्यादा तोड़ने में हेल्प करते हैं। अब हम बात करते हैं ऑइसोफोगस। ऑइसोफोगस क्या करते हैं, जितना भी हमारा फूड है वो एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू क्या करता है, वो स्टमक तक पहुंचाने का काम करता है। उसके बाद जब स्टमक में पहुंचेगा तो वहां पर बहुत सारे गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं जो क्या करते हैं, फूड पार्टिकल्स को और भी ज़्यादा स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में तोड़ देते हैं। गैस्ट्रिक जूसेस में अगर हम बात करें उसमें पेप्सिन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और म्यूकस है। जिसमें पेप्सिन का काम क्या है, प्रोटीन को तोड़ने का काम पेप्सिन करेगा। HCl क्या करता है, पूरा मीडियम को एसिडिक बनाता है, जिससे क्या होता है कि जो भी जैसे आप फूड खा रहे हो उसके साथ कई सारी बैक्टीरिया वायरस जो भी अंदर चला जाता है तो उसको वो किल करने का काम करता है। उसके बाद म्यूकस, अब ये देखिए हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जिसकी ऑलरेडी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, जिसकी वजह से क्या होता है हमारा स्टमक को वो कुछ हार्म ना कर ले, तो उसकी वजह से वहाँ पर क्या होता है, म्यूकस प्रेजेंट होता है जो कि स्टमक की इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो तीनों के तीनों आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो आपका फूड है फर्दर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। फूड इज फर्दर ब्रोकन डाउन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड को और ज़्यादा तोड़ा जाएगा। ग्लैंड्स लाइक द लीवर एंड पेनक्रियास प्रोड्यूस वाइल, तो आपका जो लीवर है वो बाइल जूस प्रोड्यूस करेगा, पेनक्रियास पेनक्रियाटिक जूस प्रोसेस मतलब कि प्रोड्यूस करेगा, और वो सारी की सारी मतलब इस प्रोसेस में हेल्प करवाएंगे। द सिंपल मॉलिक्यूल्स आर देन एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड स्ट्रीम, और उसके बाद जो सिंपल मॉलिक्यूल्स बच जाएगा, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बिलाई प्रेजेंट होते हैं जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, तो जो कि ब्लड वेजल से उनका डायरेक्ट कनेक्शन होता है, तो वहां से वो सारा का सारा न्यूट्रिशन जो है पूरी बॉडी को पहुंचा देते हैं। उसके बाद यहाँ तक तो आपका ये मान लो कि जितने भी फूड है ना उसका लगभग कंप्लीट डाइजेशन हो गया। अब जो एक्स्ट्रा वाटर बचता है तो वाटर को एब्जॉर्ब, जो पूरा एब्जॉर्प्शन है वो कहाँ होता है, आपका लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। उसके बाद फर्दर जो भी लेफ्ट ओवर सॉलिड वेस्ट बच जाता है उसको रेक्टम के थ्रू बॉडी से थ्रोन आउट कर दिया जाता है। तो ये आपका कंप्लीट प्रोसेस है। अगर हम बात करें ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर ह्यूमन न्यूट्रिशन की प्रोसेस, सबसे पहले माउथ, फिर ऑसोफेगस, स्टमक में जाएंगे, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में ही आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर देनी है। लाइक अगर हम बात करें लीवर जो बाइल जूस प्रोड्यूस करता है, पेनक्रियास पेनक्रियाटिक जूस, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन और लास्ट में आपका रेक्टम। उसके बाद नेक्स्ट जो आपकी अगर हम बात करें लाइफ प्रोसेस में, तो रेस्पिरेशन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो रेस्पिरेशन में आपको दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें, कि रेस्पिरेशन का जो मोड है ना वो 2 टाइप्स का है, एक तो एरोबिक है, दूसरा एनएरोबिक है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, एनएरोबिक, दोनों में डिफरेंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपको इसको करना है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, जबकि एनारोबिक
इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, जहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंस नहीं होता तो वहाँ पर एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। अगर हम बात करें एरोबिक रेस्पिरेशन, ये कहाँ पे अकर्स होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, जबकि एनारोबिक साइटोप्लाज्म में होता है। इसमें जो आपका एंड प्रोडक्ट है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में H2 होता है, जबकि इसमें अल्कोहल या फिर लैक्टिक एसिड होता है। अगर हम बात करें एरोबिक रेस्पिरेशन में, यहाँ पर ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज किया जाता है, लाइक 38 ATP। ATP की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट करके है। और एनारोबिक में काफ़ी कम अमाउंट में एनर्जी रिलीज किया जाता है, ओनली 2 ATP। अगर एग्जाम्पल के बारे में बात करें, एरोबिक कौन कौन परफॉर्म करता है, जितने भी ह्यूमन बींग्स है, प्लांट्स हैं। और एनारोबिक में ईस्ट और बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया में भी अगर स्पेशली अगर हम बात करें तो लैक्टोबैसिलस जो है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करता है। अब यहाँ पर आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसके ऊपर वैल्यू बेस्ड टाइप जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं, और वैसे भी आजकल थिंकिंग टाइप क्वेश्चन की काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड है, तो उसको लेकर अगर क्वेश्चन आता है तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। प्लांट्स गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग नाइट। अगर हम बात करें कि वैसे प्लांट क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है जबकि ऑक्सीजन रिलीज करता है, लेकिन रात में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होने के कारण जो प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को ही बाहर करना शुरू कर देते हैं। तो इसी वजह से ये सजेस्ट किया जाता है कि रात के टाइम पे ना कभी भी पेड़ के नीचे नहीं बैठना चाहिए, नहीं लेटना चाहिए, या फिर वहाँ पे वॉक वगैरह कुछ भी नहीं करना चाहिए। तो यही एक रीज़न है जो पर्टिकुलर आपको देना है। अब नेक्स्ट जो आपका एक्वेटिक एनिमल्स टेक ऑक्सीजन डिजॉल्व इन, जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स है, लाइक अगर हम बात करें फिश हो गया स्पेशली, तो वो क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं, तो वाटर में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है वहीं से लेते, क्योंकि आपको पता है कि वाटर क्या आपका H2O है, इट मीन्स उसमें ऑक्सीजन है जो कि डिजॉल्व होता है, और वो वहीं से ऑक्सीजन लेते हैं। वाटर इज पोल्यूट, अगर वाटर को पोल्यूटेड कर दिया जाता है या फिर लोग कर देते हैं तो उसमें क्या होता है, डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है वो काफ़ी कम बच जाता है, और जिसकी वजह से जो एक्वेटिक एनिमल्स की सर्वाइवल काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो अगर आपको आएंगे तो इस तरीके से आपको लिख देना है कि हाँ, जैसे ही पोल्यूटेड वाटर होता है तो उसमें क्या होता है, डिजॉल्व ऑक्सीजन काफ़ी कम हो जाता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। अब नेक्स्ट है कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। जब हम ब्रीथिंग करते हैं तो एक टाइम पे क्या होता है, इनहेलेशन होता है, दूसरे टाइम पे एक्सहेलेशन होता है। तो इन दोनों में भी आपसे डिफरेंस एग्जाम में पूछते हैं, तो इसको भी अच्छी तरीके से कर लेना है कि सबसे पहले सांस को लेना, उसके बाद सांस को छोड़ना। तो ये दोनों के दोनों अब दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, अगर आपने एक याद कर लिया तो दूसरा अपने आप ही हो जाएगा। और इसके अलावा मैं कहूँगी इन सब की जो वीडियोस होती है ना, इनहेलेशन, वैसे आपके टीचर्स वगैरह दिखाएंगे तो उनको भी देख लेना चाहिए, जिससे आपको काफ़ी क्लियरली ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ड्यूरिंग इनहेलेशन चेस्ट कैविटी एक्सपैंड, जब इनहेलेशन होता है तो चेस्ट कैविटी क्या होता है, एक्सपैंड करता है, बड़ा होता है, जबकि एक्सहेलेशन के टाइम पे चेस्ट कैविटी कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि थोड़ा सिकुड़ जाता है। उसके बाद अगर ये तो बात थी कि चेस्ट कैविटी के बारे में, चेस्ट कैविटी इनहेलेशन के टाइम पे क्या होगा, एक्सपैंड होगा, जबकि एक्सहेलेशन के टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट होगा। रिब्स के बारे में बात करें तो रिब्स क्या होता है, लिफ्ट अप हो जाता है इनहेलेशन के टाइम पे, जबकि एक्सहेलेशन के टाइम पे मूव डाउनवर्ड्स हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं डायफ्राम के बारे में। डायफ्राम बिकम फ्लैट इन शेप, जब इनहेलेशन होता है तो डायफ्राम क्या होता है, उसका जो शेप होता है एकदम फ्लैट हो जाता है, जबकि एक्सहेलेशन के टाइम पे जो डायफ्राम बिकम्स डोम शेप्ड, वो अपने ही नॉर्मल शेप में आ जाता है। उसके बाद इनहेलेशन की बात करते हैं तो वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीजेज, जो लंग्स का जो एरिया है ना, पूरा वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है, और जिस वजह से लंग्स में जो एयर है वो एंटर कर लेता है, जबकि एक्सहेलेशन के टाइम पे वॉल्यूम ऑफ लंग्स डिक्रीजेज एंड एयर एग्जिट फ्रॉम द लंग्स, और जिस वजह से ही लंग्स से क्या होता है, एयर एग्जिट कर लेता है। तो इन दोनों में डिफरेंस आपको अच्छी तरीके से कर लेना है। बाकी आप एक तरफ से याद करोगे ना, दूसरा आपको अपने आप ही याद हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के जस्ट अपोजिट चल रहे हैं।